अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड, अनलॉफुल कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 10 एंड कॉजेज ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसिडरेशन के टॉपिक पे आज हमारा सेकंड लेसन है। इससे पहले वाले लेसन में हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंसिडरेशन पढ़े थे। उसमें हमने ये जनरल रूल पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होंगे वो वाइड होंगे और हम उनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। और आज की वीडियो में हमने एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल पढ़ना है अंडर सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 जनरली हर एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है वो वाइड है, पर कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कि कंसिडरेशन के बगैर भी वैलिड हो सकते हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन है द एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसमें वो ये कहता है कि जब हम कोई एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेसिस पे करते हैं तो वो विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए अपने बेटे को ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और वो इस एग्रीमेंट को इन रिटन फॉर्म ले आते हैं और उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा देते हैं, तो ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेसिस पे करते हैं उनको रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज ऐसे ही अगर हम विदाउट एनी कंसिडरेशन किसी को कोई अपनी चीज़ उठा के दे देते हैं तो वो वॉइड होगा, उसकी लॉ में कोई वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन। यहाँ पे वो पास्ट कंसिडरेशन की बात कर रहा है कि जहाँ पे ऑलरेडी कोई काम हो चुका होता है, कोई वॉलंटरली काम हो चुका होता है और बाद में उसकी कंपनसेशन के लिए प्रॉमिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मिस्टर ए को मिस्टर बी का पर्स मिलता है रोड पे गिरा हुआ, तो वो उस पर्स को उठा के मिस्टर बी को दे देते हैं कि जी आपका ये पर्स मुझे बाहर रोड पे मिला है। अब मिस्टर बी इससे खुश होते हैं और वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें 2000 रुपये एज अ रिवार्ड दूंगा। अब यहाँ पे पर्स उन्होंने पहले ला के दिया, उन्होंने वॉलंटरली ला के दिया, अपनी मर्जी से ला के दिया, और मिस्टर बी ने बाद में उनसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें इसका रिवार्ड दूंगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड हो जाएगा। अगर बाद में मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए को उनका रिवार्ड नहीं देते तो मिस्टर ए उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं फ्रॉम द कोर्ट। नेक्स्ट इसकी एक्सेप्शन है प्रॉमिस टू पे आ डेट बार बाय लिमिटेशन लॉ। अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट, अगर हम किसी को कोई कर्ज दे रहे हैं तो हम 3 साल के अंदर अंदर वो वापस ले सकते हैं, उसके बाद वो टाइम बार्ड हो जाता है। यानी कि अगर एक डेट फिक्स हो गई और डेटर ने उस डेट पर हमें हमारा कर्ज वापस नहीं लौटाया तो उस डेट से लेके 3 साल के अंदर अंदर तक हम उस डेटर के ऊपर केस कर सकते हैं। अगर उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे तो वो टाइम बार हो जाएगा, तो कोर्ट कहेगी कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, आपका जो सूट है वो टाइम बार हो चुका है। क्रेडिटर उस बंदे को कहते हैं जिसने कर्जा दिया हुआ होता है और डेटर उस बंदे को कहते हैं जिसने कर्जा वापस करना होता है। तो इसमें वो ये कह रहा है कि अगर डेटर इन रिटन फॉर्म क्रेडिटर को ये लिख के दे दे, ये प्रॉमिस कर दे कि आल्दो तुम्हारा जो सूट है वो टाइम बार हो चुका है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारा कर्ज वापस करूंगा, और उसमें वो एक डेट लिख देता है कि इस डेट को मैं तुम्हारा ये कर्ज तुम्हें वापस करूंगा, तो इसे हम एग्रीमेंट कहेंगे और ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ है। तो इसमें वो ये कह रहा है कि अगर हम कोई एग्रीमेंट किसी टाइम बार डेट की पेमेंट के लिए करते हैं तो उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है, वो फिर भी वैलिड हो जाएगा। इसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक एग्जांपल है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के 1100 रुपए देने हैं, लेकिन वो जो डेट है वो टाइम बार हो चुका है, यानी कि उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है जिसके अंदर क्रेडिटर डेटर से अपना कर्जा वापस ले सकता था। लेकिन इसके बाद मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक रिटन प्रॉमिस कर दिया, उसमें उसने लिखा कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्जे के तौर पे 500 रुपया वापस करूंगा। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ऑल्दो उसने पूरे 1100 रुपए नहीं दिए, उसने कहा कि मैं तुम्हें एज अ डेट सिर्फ 500 रुपए दूंगा। अब यहाँ पे क्योंकि मिस्टर बी का जो डेट है वो टाइम बार हो चुका है, वो कोर्ट से जाके अपना कर्जा वापस नहीं ले सकता, तो उसको जितने पैसे भी मिस्टर ए एज अ डेट दे रहा है वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा कि मुझे कुछ तो मिल रहा है। तो ये जो एग्रीमेंट है फॉर द पेमेंट ऑफ टाइम बार डेट ये वैलिड होता है, बट इसकी भी एक कंडीशन है कि ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए और साइंड होना चाहिए, तभी हम इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अनलॉफुल कंसिडरेशन के बारे में। सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल ओनली इफ इट इज मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट।
इसका मतलब ये कि अगर एग्रीमेंट की कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होगी या उसका ऑब्जेक्ट जो है यानी उसका मकसद जो है वो लॉफुल होगा, तभी हम उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, तभी हम उसको इन्फोर्स करवा सकेंगे। अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होगी, उस बेसिस पे फिर हम कोर्ट से रेमेडी नहीं ले सकते, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते। नेक्स्ट अब हम कॉजेज ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन पढ़ लेते हैं कि वो कौन से केसेस हैं जिनके अंदर कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल कहलाती है। सेक्शन 23 कहता है कि ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ हो, उस एग्रीमेंट की कंसिडरेशन भी अनलॉफुल होती है। फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब है कि लॉ उस काम को करने से मना करता हो या उस काम के करने से कोई क्राइम कमिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि तुम मिस्टर सी को कत्ल करो या उनका मर्डर करो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए एज अ कंसिडरेशन दूंगा। अब ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड है। इस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन जो है वो किसी का मर्डर करने के लिए दी जा रही है और मर्डर करना फॉरबिडन बाय लॉ है। तो इस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है और अल्टीमेटली इसकी जो कंसिडरेशन है वो भी अनलॉफुल होगी और एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एलिमेंट ऑफ फ्रॉड। इसमें वो कहता है कि किसी एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें एलिमेंट ऑफ फ्रॉड पाया जाए तो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है और अनलॉफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो किसी के साथ फ्रॉड करेंगे और जो उसके गेन्स मिलेंगे या जो उस फ्रॉड के बदले में हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा वो हम आपस में शेयर कर लेंगे, तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा, अनलॉफुल होगा, क्योंकि इस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, जो मकसद है, वो अनलॉफुल है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इमोरल। इसमें वो कहता है कि ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट इमोरल है, उस एग्रीमेंट की कंसिडरेशन भी अनलॉफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए मिसेस बी को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि आप इन पैसों की मदद से अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लें और फिर मुझसे शादी करें, और मिसेस बी जो है वो एग्री हो जाती हैं और उन पैसों को यूज करते हुए वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेती हैं। अब बाद में क्या होता है कि मिसेस बी जो है वो मिस्टर ए से शादी करने से भी इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब मिस्टर ए जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते, क्योंकि इस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वही इमोरल है, गैर इखलाकी है। कोर्ट पहले उनसे पूछेगी कि आपने इस तरह की इमोरल कंडीशन इसमें रखी ही क्यों। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ऐसा एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, उस एग्रीमेंट की कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो करप्शन को बढ़ावा देता है या ऐसा एग्रीमेंट है जो पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उस एग्रीमेंट से जो कंसिडरेशन ली जाती है वो भी अनलॉफुल होती है। और वो जो एग्रीमेंट है हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं करवाएंगे, क्योंकि कोर्ट पहले हमसे पूछेगी कि हम इस तरह का इलीगल एग्रीमेंट कर ही क्यों रहे हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इंजरी टू अदर पर्सन और प्रॉपर्टी। इसमें वो कहता है कि ऐसा एग्रीमेंट जिसके नतीजे में किसी की जान या माल को नुकसान हो, उस एग्रीमेंट से ली जाने वाली कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को, जो कि एक न्यूज़ एडिटर हैं, उनके साथ ये एग्रीमेंट करते हैं कि अगर आप मिस्टर सी के बारे में एक डेफामेटरी स्टेटमेंट अपने न्यूज़पेपर में छापोगे तो मैं आपको उसके बदले 10,000 रुपया दूंगा। अब मिस्टर बी जो है अपने न्यूज़पेपर में मिस्टर सी के खिलाफ वो डेफामेटरी स्टेटमेंट छाप देते हैं और बाद में मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट वो 10,000 रुपए नहीं देते। अब मिस्टर बी जो है कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। अगर वो जाएंगे तो कोर्ट सबसे पहले उनसे पूछेगी कि आपने इस तरह का एग्रीमेंट किया ही क्यों जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल था, जिसका मकसद ही अनलॉफुल था। और ऑब्वियसली ऐसे एग्रीमेंट से ली जाने वाली कंसिडरेशन जो है वो भी अनलॉफुल होती है। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।